Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about hyperconjugation. प्रीवियस वीडियोस में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की बात की थी. आज हम नो बॉन्ड रेजोनेंस दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करने वाले हैं. अगर आपने रेजोनेंस वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज वॉच दैट वीडियो. इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक टू. सो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाई दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम थोड़ी सी रेजोनेंस की ही बात करते हैं. रेजोनेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेशन होती है पाई विद पाई, या फिर पाई विद पॉजिटिव, या फिर लोन पेयर विद पॉजिटिव. ऐसे करते करते हमने काफी कंडीशंस लिखे थे, बट हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी थी जिसमें सिग्मा इन्वॉल्व हो. हमेशा पाई, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता था. किसके साथ कॉन्जुगेशन में होता था? एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ, कार्बोकेटायन के साथ या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ. बट कभी भी यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड की रेजोनेंस नहीं देखी थी. तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम वही देखने वाले हैं. एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन फ्रॉम सिग्मा ऑफ CH टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल. अब वो सिग्मा बॉन्ड कहाँ को शिफ्ट करेगा? एम्प्टी पी की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है या फिर पाई सिस्टम की तरफ भी. वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स सी हाइपर कॉन्जुगेशन किन कंडीशंस के लिए होता है. फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी कि हमारे पास कोई कार्बन विद एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल होना चाहिए. मतलब कि कोई कार्बोकेटायन होना चाहिए, या फिर फ्री रेडिकल होना चाहिए, या फिर एल्कीन होना चाहिए, क्योंकि उसी के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है. एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है सिग्मा विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल या पाई सिस्टम. तो हमारे पास वैसी चीज अवेलेबल भी होनी चाहिए, वैसा कार्बोकेटाइन होना चाहिए या फ्री रेडिकल या एल्कीन होना चाहिए. सेकेंडली, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम शुड बी देयर. अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. हियर यू कैन सी दिस कार्बोकेटाइन. इस कार्बोकेटाइन के साथ लगे हुए इसके बिल्कुल पड़ोसी कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. बिल्कुल कार्बोकेटाइन के साथ लगा हुआ कार्बन उसका अल्फा कार्बन है, उसका बिल्कुल पड़ोसी है. अब इस अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये वाला और ये 3 हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स. जो कार्बोकेटाइन के बिल्कुल पड़ोसी कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और कार्बोकेटाइन के बिल्कुल पड़ोसी लगे कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कोई भी जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल वाला कार्बन है, मतलब कि कार्बोकेटायन है या फिर फ्री रेडिकल या एल्कीन, तो उसके आसपास उसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है. अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी. इसका रीजन हम आगे समझेंगे when we will also prove why this is called no bond resonance. So let's move ahead. Now we will understand hyperconjugation in carbocation. अब इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हो रही है, वाई दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसके अंदर ऐसा क्यों है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है. सी दिस स्ट्रक्चर. इसके अंदर क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन है, इसके साथ लगा हुआ ये कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन. इस अल्फा कार्बन के ऊपर कुछ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स. अब अगर आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना रहा है. मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया H+ की फॉर्म में और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया. ठीक है. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं कार्बोकेटाइन की तरफ. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये हाइड्रोजन बाहर निकला है वो इसके आसपास ही रहेगा, वो कहीं दूर नहीं चला जाएगा. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ये इफेक्ट चलता रहेगा. यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में
कहीं दूर नहीं जाएगा, इस स्ट्रक्चर के आसपास ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड चला गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड चला गया है, वो पाई के अंदर कन्वर्ट हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जैसा इस हाइड्रोजन के साथ हुआ वैसा बाकी अल्फा हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, वो भी ऐसा कर सकते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर कर दें टुवर्ड्स कार्बोकेटाइन। तो सिमिलरली उनके साथ भी हम सिमिलर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि आप ये दोनों स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसके अंदर सिग्मा ब्रेक हो रहा है और कोई बॉन्ड ही नहीं रह रहा है इस वजह से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं towards empty p orbital. In this case, that is a carbocation. Similarly, we can understand hyperconjugation in case of alkenes. अब alkenes में क्या हो रहा है, alkenes में भी similar procedure है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कहाँ जा रहा है, पाई की तरफ, उसने पाई की तरफ इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बना लिया। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा अगले कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, ध्यान से देखो, एल्कीन के साथ वाला कार्बन, एल्कीन के साथ वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए ये 3 हाइड्रोजन्स क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ही अपना सिग्मा डोनेट करेंगे आगे, जो कि पाई में कन्वर्ट हो गया और पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज बना लेगा। अब जैसा इस हाइड्रोजन ने किया वैसा ही बाकी हाइड्रोजन्स करेंगे और उनके भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। So that's how hyperconjugation takes place. And that's the reason why it is called no bond resonance. अब यहाँ पे एक important चीज, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन से होता क्या है, स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, इट लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यही हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन यही है कि वो हमें बताता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल एल्केन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी बताएंगे? नो, द आंसर इज नो। हम सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को कंसीडर करेंगे, हम उनका एक डोमिनेंट ऑर्डर फॉलो करेंगे। सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है रेजोनेंस। सबसे पहले हम चेक करते हैं रेजोनेंस किसके अंदर है, जिसके अंदर रेजोनेंस वो सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ज्यादा स्टेबल, एंड लास्ट में हम चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हम इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है रेजोनेंस से भी ज्यादा। दैट टेक्स प्लेस इन हेलोजेंस। हेलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, बट अदरवाइज रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। सो using this strategy we will solve some questions. So let's move to the first question. Arrange the following carbocations in order of stability. हम arrange करेंगे according to the stability of these carbocations. So let's see the first structure. First structure के अंदर हमें दिख रहा है CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो एक कार्बोकेटाइन है, कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, कोई इसके पड़ोस में कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? तो इसके अंदर तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट्स चेक द सेकेंड वन, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इसके अंदर हमें दिख रहा है
कि ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ इसका पड़ोसी एक कार्बन लगा हुआ है और उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसके अंदर है। नाउ थर्ड वाले को चेक करते हैं, CH3 CH पॉजिटिव। थर्ड वाले को पहले हम एक्सपैंड करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ 2 पड़ोसी कार्बन है। अब हम दोनों पड़ोसी कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और दोनों पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, तो टोटल हमारे पास 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हम देखें तो CH3 थ्राइस C पॉजिटिव, इसके अंदर क्या है इसको हम खोल के लिखेंगे तो CH3 CH3 एंड CH3। तो अब यहाँ पे 3 पड़ोसी कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन है एंड टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हो गए 9। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड क्योंकि उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, देन सेकेंड जिसके पास 3 है, और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट क्योंकि उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही है। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द सेकेंड क्वेश्चन। इसके अंदर हमें एल्कीन्स को डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना है। सो फर्स्ट के अंदर नॉर्मल CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस एल्कीन के अंदर क्या है, कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, एक एल्कीन है उसके पड़ोस में कोई भी हमें कार्बन नजर नहीं आ रहा, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब ये एल्कीन है, इस एल्कीन के पास में एक पड़ोस में अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। सो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर वी हैव CH3 ट्वाइस देन C डबल बॉन्ड CH2। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे एल्कीन है उसके पास में 2 अल्फा कार्बन लगे हुए हैं। अगर इसको हम खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसमें और भी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। फोर्थ चेक करते हैं तो यहाँ फोर्थ को हम खोल के लिख लेते हैं, 2 राइट साइड पे CH3 है मतलब इस तरह से, और 2 CH3 लेफ्ट साइड पे है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये एल्कीन है, इसके साइड पे कितने टोटल अल्फा कार्बन है, 4 अल्फा कार्बन लगे इसके पड़ोसी कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स तो इस फोर्थ वाले पार्ट में है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे ज्यादा फोर्थ में है स्टेबिलिटी, फिर थर्ड में है, सबसे ज्यादा फोर्थ में, हमें डिक्रीजिंग लिखना है ना, तो सबसे ज्यादा फोर्थ में है, देन थर्ड में है, देन सेकेंड एंड लास्ट फर्स्ट। फर्स्ट सबसे कम स्टेबल है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ही डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टर्शरी कार्बोकेटाइन, इसको खोल के लिख लेते हैं CH3, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर 3 CH3 लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स दिख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यस। कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, इस कार्बोकेटाइन के साथ लगे 3 कार्बन्स और उनके ऊपर लगे हुए टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल है। सेकेंड चेक करते हैं, सेकेंड इज अलाइल कार्बोकेटाइन। व्हाट इज अलाइल कार्बोकेटाइन, उसको समझते हैं। सबसे पहले एलाइल कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के
साथ लगा हुआ कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए कार्बन को बोलते हैं एलाइल कार्बन। अब यहाँ पे एलाइल कार्बोकेटाइन बोला है, मतलब जो साथ लगा ये कार्बन है उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बोकेटाइन होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से चेक करें क्या क्या इफेक्ट्स प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले हमें यहाँ पे रेजोनेंस भी दिख रही है, पाई एक छोड़ के पॉजिटिव, तो पाई किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो रेजोनेंस प्रेजेंट है यहाँ पे, ये हमें नजर आ रहा है। सेकेंडली हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्या, हम उसको कार्बोकेटाइन के बेस से भी देख सकते हैं, कार्बोकेटाइन के पड़ोस में एक कार्बन लगा हुआ है और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। चाहे आप एल्कीन के वे से देख लो, एल्कीन के वे से अगर आप देखोगे ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ में लगा हुआ एक कार्बन, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। अब हम थर्ड चेक करते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। व्हाट इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए कार्बन को बोलते हैं बेंजाइल कार्बन। अब इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन में क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके लिए हम पहले इस बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स ड्रॉ कर देते हैं प्रॉपर। अब यहाँ पे हमें क्या क्या नजर आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पाई टूवर्ड्स पॉजिटिव रेजोनेंस प्रेजेंट है, और पूरी रिंग में रेजोनेंस प्रेजेंट है, पाई टूवर्ड्स पाई वाली रेजोनेंस एंड पाई टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस प्रेजेंट है रिंग के अंदर भी, तो रेजोनेंस है यहाँ पे प्रॉपर। और हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ लगा हुआ ये कार्बन, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार्बोकेटाइन, पर यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो हाईली स्टेबलाइजिंग है, हाईली स्टेबलाइजिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, और हमें पता है रेजोनेंस सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम रेजोनेंस चेक करते हैं, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसके अंदर है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3। उसके बाद आएगा सेकेंड एलाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है बट रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर होता है, तो उसके बाद आएगा सेकेंड, और लास्ट में आएगा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है और रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, जिसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेट करेगा। सो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को भी। सो दैट कंप्लीट्स आवर टुडेज वीडियो। वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस जिसके अंदर सारे इफेक्ट्स कवर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।